सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड में। साथियों, यूपी पुलिस के लिए 50 प्रश्नों का एक ऐसा मॉक टेस्ट यहां पर हम लोग देखेंगे जिस मॉक टेस्ट से सीधे सीधे प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो इन 50 क्वेश्चन को अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो इस प्रैक्टिस सेट से साथियों कई सारे क्वेश्चन आप लोग परीक्षा में देखेंगे और पूरा रिवीजन तो करेंगे ही करेंगे सामान्य ज्ञान का इस क्लास के माध्यम से। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपको बताना है कि राज्य के गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो जितने भी राज्य हैं साथियों, सभी राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है साथियों? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उसके बाद देखिए कि भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है। यानी कि राज्यपाल के पद के रूप में नियुक्त होने के लिए जो न्यूनतम आयु है साथियों वो कितनी है? वो 35 वर्ष है। अगर राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति बनने के लिए भी उम्र कितनी है? 35 वर्ष है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान देने की शक्ति प्रदान की गई है। तो साथियों, क्षमादान कौन दे सकता है? राज्यपाल दे सकते हैं। अनुच्छेद कौन से किसके तहत साथियों बात चल रही है? अनुच्छेद 161 के तहत। ये आपको ध्यान रखना है। तो जिनका भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न साथियों कि भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का पात्रता मापदंड नहीं है। यानी कि राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए कुछ पात्रताएं होती हैं, तो इनमें से कौन सी पात्रता नहीं है, यह आपसे साथियों पूछा जा रहा है। तो अगर बात करें कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए तो बिल्कुल सही। उसे 35 वर्ष या इससे अधिक आयु का होना चाहिए तो बिल्कुल सही। उसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए अर्ह होना चाहिए तो ये साथियों जरूरी नहीं है। अब ये जरूरी नहीं है तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चौथा वाला भी बिल्कुल सही होगा क्योंकि उसे किसी अन्य लाभकारी पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। 5वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त होने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा होती है वो कितनी होती है। तो अभी मैंने आपको राष्ट्रपति के बारे में और राज्यपाल के बारे में बताया था साथियों, 35 वर्ष आयु होना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री के लिए साथियों 25 वर्ष की आयु होना चाहिए। उसके बाद देखिए कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री की बात नहीं चल रही, यहां पर भारत के पहले उप प्रधानमंत्री की बात चल रही है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल साथियों भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन भारत की आजादी के बाद पैदा हुए। तो कौन साथियों भारत की आजादी के बाद पैदा हुए? मनमोहन सिंह भी पहले पैदा हुए थे, गुजराल जी भी, राजीव गांधी जी भी। लेकिन अगर बात करें साथियों यहाँ पर नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी साहब ये आजादी के बाद पैदा हुए हैं। ये ऐसे भारतीय हैं, ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं। चलिए उसके बाद देखिए कि मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा साथियों कहां पर स्थित है। आपसे पूछा जा रहा है तो बताने की कोशिश करेंगे। साथियों आपसे रिक्वेस्ट है यहां पर के वीडियो को आप सभी लोग एक बार लाइक करके वीडियो को शेयर कर देंगे। तो फटाफट साथियों इस क्लास को एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए और बता दीजिए 8वें नंबर के प्रश्न का आपका उत्तर क्या हो सकता है कि मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा साथियों कहां पर है। तो दिल्ली में स्थित है। जिनका भी आंसर यहां पर आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा किया गया था। तो शाहजहां ने साथियों तो दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? शाहजहां के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था साथियों? 1656 में शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था, बताइए। यानी कि 1857 की बात चल रही है। 1857 के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो साथियों लॉर्ड कैनिंग थे। आपको ध्यान रखना है सिपाही का विद्रोह, ठीक है, यानी कि कहां पर से साथियों 1857 में शुरू किया गया था। आप सभी को पता है कि 1857 में शुरू किया गया था, लेकिन कहां से शुरू किया गया था? तो मेरठ से शुरू किया गया था। तो आपका आंसर भी यहां पर अगर जा रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि लखनऊ में जो 1857 का विद्रोह हुआ था इसका नेतृत्व साथियों किसके द्वारा किया गया था? तो इसका नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने इसका नेतृत्व किया था। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। रॉलेट एक्ट साथियों कब पारित किया गया, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो रॉलेट एक्ट की अगर बात करते हैं साथियों तो 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया।
इसलिए आंसर आपका क्या जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। अगर बात करें साथियों 18 मार्च 1919 की, तो 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित किया गया। चलिए उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न है कि फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो किसके द्वारा की गई, मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा की गई। आपको ध्यान रखना है किस शहर में गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में सूचित किया गया था और वहां आने के लिए आमंत्रित किया गया था। तो क्या होगा साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर लखनऊ हो जाएगा। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट वाला। उसके बाद देखिए महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, बताइए। तो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से साथियों भारत कब लौटे, तो जनवरी 1915 में लौटे। यह बात आपको ध्यान रखना है, 9 जनवरी 1915 को साथियों भारत लौटे दक्षिण अफ्रीका से। उसके बाद देखिए लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साइमन कमीशन का विरोध करते हुए हुई थी, जिनका भी आंसर यहाँ पर ए है, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गुरुदेव की जो उपाधि दी गई थी वो महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई थी। इसलिए जिनका भी आंसर ए जा रहा है तो बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। उसके बाद देखिए किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये नारा साथियों किसका है, ये नारा है सुभाष चंद्र बोस का। तो इसलिए जो लोग भी यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट है। सारे जहां से अच्छा गाने के बोल किसने लिखे थे, बताइए। मोहम्मद इकबाल ने, मुंशी प्रेमचंद ने, कवि प्रदीप ने या रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो मोहम्मद इकबाल अगर आपका उत्तर है साथियों तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका वही। उसके बाद देखिए अगला नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में कब पेश किया गया, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए तो यहां पर अगर हम लोग बात करें साथियों इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो 1968 आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी कि पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में 1968 में पेश किया गया। उसके बाद देखिए संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है, तो कितना अंतराल होता है साथियों, 6 माह का अंतराल होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के अनुसार यदि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना इतने दिन की अवधि तक सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकता है। ठीक है साथियों, तो कितने दिन की यहाँ पर बात चल रही है साथियों, आपको ध्यान रखना है 60 दिनों की यहाँ पर बात चल रही है। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 243 सी साथियों किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 243 का सी की अगर बात करें तो ये तो पंचायतों की संरचना से संबंधित है। और ऐसा कहां पर आपको दिखा हुआ नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो जो लोग भी यहाँ पर हैं ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है साथियों, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिए। ठीक है साथियों, और वीडियो को शेयर ना किया हो, लाइक ना किया हो, तो ये दोनों काम भी बहुत ही जरूरी हैं, तो ये दोनों काम भी आप लोग कर दीजिए। चलिए 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से 2 शब्द जोड़े गए, तो साथियों समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता, ये 2 शब्द जोड़े गए। आपको ध्यान रखना है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों भारत के संविधान में सेक्युलर शब्द को किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था, तो कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था, 42वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न है कि सिक्किम को भारतीय संघ में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था, तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो सकता है, आप लोग ध्यान रखेंगे 36वां संविधान संशोधन। यानी कि सिक्किम को भारतीय संघ में कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया, तो 36वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि एन.टी. रामा राव ने तेलुगु देशम पार्टी कब स्थापित की थी, तो साथियों कब स्थापित की थी, 29 मार्च 1982 को स्थापित की थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। चलिए अब उसके बाद देखिए भारत में व्यवसाय संघ अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो किस वर्ष पारित किया गया था साथियों, 1926 में पारित किया गया था। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव कब पारित किया गया, 1973 में, 1975 में, 1980 में या 1970 में, तो यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर क्या होगा, 1973 में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पारित किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ।
उसके बाद देखिए आरटीआई अधिनियम की बात करें तो ये कब प्रभावी हुआ साथियों? सूचना का अधिकार यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन भी तो इसको कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। आपके आंसर की बात करेंगे तो अक्टूबर 2005 में इसको प्रभावी किया गया। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस विकल्प में ग्रहीय पवनों के सही प्रकार हैं? तो ग्रहीय पवनों के सही प्रकार साथियों कौन से विकल्प में है? व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और ध्रुवीय ईस्टर्लीज, ये आपका राइट आंसर है। पटाखा किस देश की मुद्रा है आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो पटाखा किस देश की मुद्रा है साथियों? मकाऊ देश की मुद्रा है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए के साथ। सिंगापुर की अगर बात करें तो सिंगापुर का साथियों पुराना नाम क्या है? तो सिंगापुर का पुराना नाम टेमासेक था, ये आपको ध्यान रखना है, कभी भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है साथियों। जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है, बताइए। जापान की, यहां पर देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि सिंगापुर का पुराना नाम क्या है, तो आपने यहां पर क्या बता दिया? टेमासेक जो है वो जापान सॉरी सिंगापुर का पुराना नाम है। लेकिन और भी कई सारे देश हैं साथियों, जैसे कि जापान है, जापान का पुराना नाम क्या था? तो निप्पन था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा थाईलैंड का पुराना नाम क्या था? तो श्याम था। क्या था भाई? श्याम था। म्यांमार का पुराना नाम आपको भी मालूम होगा, बर्मा था, ठीक है। और श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सीलोन था। क्या था साथियों? सीलोन था। उसके बाद देखिए जापान की राष्ट्रीय पोशाक की अगर बात करें तो कौन सी है साथियों, बताइए। चादर है, लहंगा है, सारोग है या किमोनो है? तो जापान की राष्ट्रीय पोशाक की अगर बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है साथियों, किमोनो है। इसका नाम क्या था इस राष्ट्रीय पोशाक का जापान की? तो किमोनो था, इसलिए आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा है कवारत्ती, इंदिरा पॉइंट, बैरन द्वीप समूह या पोर्ट ब्लेयर, बताइए। चलिए, तो भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा साथियों कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणी बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप के पूर्वी सिरे पर स्थित है, उत्तरी सिरे पर स्थित है, दक्षिणी सिरे पर या साथियों पश्चिमी सिरे पर? तो कौन से सिरे पर स्थित है? दक्षिणी सिरे पर स्थित है, आपको ध्यान रखना है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। शरावती पन बिजली परियोजना ये पुदुचेरी में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है या साथियों केरल में है? ये कहां पर स्थित है? तो आपका आंसर साथियों यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा? कर्नाटक के साथ जाएगा, क्योंकि शरावती पन बिजली परियोजना कर्नाटक में स्थित है। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी था तो बिल्कुल करेक्ट आंसर था भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए कि तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस नदी की उपनदी के तट पर स्थापित की गई है? गोदावरी की, कृष्णा की, महानदी की या साथियों सिंधु की? चलिए, तो यहां पर आपका राइट आंसर जो होगा वो कृष्णा के साथ जाएगा, यानी कि तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना ये कृष्णा नदियों में से, ठीक है, यानी कि किस नदियों में से? तो कृष्णा नदी की उपनदी के तट पर स्थापित की गई है तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना। उसके बाद देखिए कोयना बांध की बात करें तो साथियों ये किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में या साथियों गुजरात में? बताइए। चलिए, तो यहां पर अगर बात करते हैं आंसर की, यानी कि करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो महाराष्ट्र आपका राइट आंसर हो जाता है। यानी कि कोयना बांध का निर्माण जो है यह महाराष्ट्र के संगीली जिले में किया गया है। किस लिए? संगीली जिले में किया गया है और कोयना नदी पर किया गया है, इसलिए आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए पूछा जा रहा है कि पगलाड़िया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? मेघालय में, पश्चिम बंगाल में, नागालैंड में या असम में? तो साथियों कहां पर स्थित है? असम में स्थित है, बात आपको ध्यान रखना है। क्या आपको ध्यान रखना है? दोबारा से मैं आपको बता देता हूं, जो आपका पगलाड़िया बांध परियोजना है यह असम राज्य में है और पूछा जाए किस नदी पर स्थित है तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। इस बांध की ऊंचाई कितनी है? तो 25 मीटर इस बांध की ऊंचाई है, यह भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए साथियों पुलिचिंतला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो किस नदी पर बनाई गई है आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश कीजिए। तो किस नदी पर है साथियों? कृष्णा नदी पर है, ये आपको ध्यान रखना है। जो पुलिचिंतला जल विद्युत परियोजना है ये है तो साथियों कृष्णा नदी पर, लेकिन किस राज्य में है? तो तेलंगाना राज्य में। ये दो इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखना है, कौन से राज्य में? तो तेलंगाना राज्य में, और साथियों कौन सी नदी पर? तो कृष्णा नदी पर क्या है? पुलिचिंतला जल विद्युत परियोजना है। उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, आपसे यहाँ पर साथियों क्या पूछा जा रहा है कि रुकुरा मध्यम सिंचाई बांध परियोजना ये किस राज्य में स्थित है? बताइए भाई। तो कहां पर स्थित है बताने की कोशिश करेंगे, क्या आपका राइट आंसर होगा? बताइए। तो अगर आपका आंसर यहाँ पर ओडिशा के साथ जाएगा तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाता है।
तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है? तो कृष्णा नदी पर साथियों कौन सा बांध बनाया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए देखिए, अगर बात करें यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर बी की, यानी कि जो नागार्जुन सागर है, ठीक है, नागार्जुन सागर बांध है, ये बनाया तो गया है कृष्णा नदी पर, पहली बात आपको ध्यान रखना है, लेकिन है कहाँ पर? तो ये आंध्र प्रदेश में, यानी कि आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर यह स्थित है नागार्जुन सागर बांध। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका भी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों कि भारत का कौन सा शहर हुगली नदी पर बसा है, बताइए। तो भारत का भाई कौन सा शहर हुगली नदी पर बसा है? तो कोलकाता जो है ये साथियों आपका हुगली नदी पर बसा है, ये आपको ध्यान रखना है। कटक की बात करें तो कटक महानदी पर स्थित है, और गंगटोक साथियों रानीपुल नदी पर स्थित है। और चेन्नई की अगर बात करते हैं साथियों तो ये कौन सी नदी पर? अड्यार नदी पर स्थित है। इतनी बात, इतने पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए आगरा किस नदी के किनारे पर स्थित है, बताइए भाई। चलिए, क्या इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा? तो आगरा की अगर बात करते हैं तो ये तो यमुना नदी के किनारे पर स्थित है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित है? लखनऊ है, गाजियाबाद है, कानपुर है, या प्रयागराज है? गोमती नदी के तट पर अगर आपसे साथियों पूछ लिया जाए परीक्षा में, तो आपका आंसर जो जाएगा वो लखनऊ के साथ जाना चाहिए। यानी कि गोमती नदी के तट पर कौन सा शहर है? तो लखनऊ है, या लखनऊ पूछ लिया जाए किस नदी के तट पर स्थित है, तो गोमती नदी के तट पर स्थित है। दोनों ही पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? बेतवा, चंबल, यमुना, या नर्मदा, बताइए। चलिए देखिए, जबलपुर की अगर बात करें तो ये तो मध्य प्रदेश का एक शहर, मध्य प्रदेश में एक शहर है जिसका नाम है जबलपुर, और ये नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सी नदी के किनारे पर साथियों? नर्मदा नदी के किनारे पर। इसलिए आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए, विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है? कावेरी नदी, कृष्णा नदी, ताप्ती नदी, या ब्रह्मपुत्र नदी? यहाँ पर आंसर की अगर बात करते हैं साथियों तो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में, आपको ध्यान रखना है, स्थित है। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में स्थित है, लेकिन किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। अब उसके बाद देखिए ऑपरेशन थर्स्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? सीमा सुरक्षा बल के द्वारा साथियों, या रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के द्वारा, या दिल्ली पुलिस के द्वारा? तो आंसर आपका जो जाएगा वो रेलवे सुरक्षा बल के साथ जाएगा। यानी कि ऑपरेशन थर्स्ट साथियों किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये साथियों सामान्य ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी यूपी पुलिस की परीक्षा के लिए साथियों। तो उम्मीद करता हूं क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्लास को लाइक करके क्लास को शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। और अगर हो सके साथियों तो 1 से 2 ग्रुप में इस वीडियो को एक बार आप लोग शेयर भी जरूर कर देंगे। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।